हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकुर शर्मा और रिलायबल इंस्टीट्यूट के बिहाफ पर आपके लिए आज लेकर आया हूं 12 अप्रैल 2023 शिफ्ट 1 के जेई मेंस के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। तो हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि समेशन निकालना है आपको। एक डेल्टा के एक डिटरमिनेंट दे रखा है जो कि के पे इस तरीके से डिपेंडेंट है फर्स्ट रो में, जैसा आप देख रहे हैं। अब क्या है, जब हम देख सकते हैं इसमें कि सेकंड और थर्ड रो जो है उसमें के का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है। जो वेरिएबल ऑफ सिग्मा है ना वो है के, और वो केवल फर्स्ट रो में ही हमको नजर आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इस सिग्मा को डायरेक्टली लगा सकते हैं पहली ही रो में। तो पहली रो में आप लगा दो सिग्मा, तो यहां आ जाएगा सिग्मा 1 और सिग्मा 2k-1 और सिग्मा 2k, और इन सबकी सिग्मा की जो लिमिट है वो k बराबर 1 से लेके स्मॉल n, k बराबर 1 से लेके स्मॉल n, k बराबर 1 से लेके स्मॉल n। और ये जो बाकी सेकंड रो है वो सेम रहेगी, थर्ड रो भी सेम रहेगी। n स्क्वायर प्लस n और यहां पर n स्क्वायर प्लस n, ऐसा आ गया। और बराबर में कितना दे रखा है, ये 216 दे रखा है, 216। तो अब आप देखो सिग्मा 2k-1, तो देखा जाए तो हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, ऑड नंबर्स ऐड कर रहे हैं, और वो n 1 to n टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, और उसमें n टर्म्स हैं। और इसका सम हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। मैं बता देता हूं आपको, हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 1, 3, 5, और ये कहां से कहां तक का सम लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं 2n-1 तक का सम। तो जो इसका सम आएगा वो आएगा आपका n स्क्वायर, है ना। एपी है, बिल्कुल एपी के हिसाब से अगर आप इसका सम निकालें तो इजीली हमको पता चल जाएगा, और n स्क्वायर इसका टोटल आ जाएगा। और सिग्मा 2k भी आराम से निकाल सकते हैं, है ना। ये कितना आएगा बेटा, के प्लस 1, यही आएगा। अपॉन 2 था और अपॉन 2 आया था, और इसमें आगे भी 2 था तो वो कट गया। तो कुल मिला के जो आपको पहली रो मिल रही है ना, ये पहली रो को आप क्या लिख सकते हो, यहां पर आ जाएगा n, यहां पर आ जाएगा n स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा nn+1। इस तरीके से आ गया ये। और सेकंड रो सेम रहेगी, थर्ड रो सेम रहेगी, इक्वल टू 260। तो सेकंड थर्ड रो को मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। जब हम अब इसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि पहला कॉलम आप देख सकते हैं n ही हो गया है, ठीक है ना। पहला कॉलम आपको ये मिल गया, और बाकी अब जब इसको ऑपरेट कर लेंगे हम लोग, तो ऑपरेट करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगी इसकी n3, और n3 इक्वल टू 216। तो n का आंसर आ जाएगा आपके पास 6। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। मतलब बेसिक बात यह है कि वी आर गेटिंग वेरिएबल ऑफ सिग्मा इन फर्स्ट रो ओनली, तो हमने डायरेक्टली सिग्मा को इंप्लाई कर दिया फर्स्ट रो में, और इसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर n इक्वल टू 6 आ गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो अब हम करते हैं डिस्कस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है वेक्टर पे। तो वेक्टर में आपको इसमें ए वेक्टर बी वेक्टर दो वेक्टर दे रखे हैं। ए वेक्टर के अंदर आपको लेमडा इन्वॉल्व करके दे रखा है एक अननोन, और आपको एक रिलेशन दे रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस विथ सी वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर। ये नल वेक्टर है, ठीक है ना। तो और दो रिजल्ट और दे रखे हैं, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू -9 और बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू -20। तो इस केस में आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल के बतानी है कि कितनी आएगी। तो देखिए, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो डेटा इसका कुछ कम ज्यादा हो सकता है, और क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से पूछा गया था। तो हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसको लिख रहे हैं। तो नल वेक्टर है। अगर मैं सी क्रॉस सी वेक्टर लिखूं, सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखूं, तो वो तो नल वेक्टर ही होता है। तो इसका मतलब ये आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर, ऐसा आ गया। अब अगर ये ऐसा आ गया तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सी वेक्टर इक्वल टू के टाइम्स ए प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। सी वेक्टर जो हो गया वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के पैरेलल हो गया। तो इस तरीके से मैंने ऐसे मान लिया इसको। के कोई, यहां पर के कौन है, के कोई स्केलर है, एनी स्केलर, ठीक है ना। तो सी वेक्टर तो ये आ गया है। अब क्या है कि जो दूसरे रिलेशन आपको दे रखे हैं, ये ए डॉट सी और बी डॉट सी, ये अपना काम करेंगे।
तो यहां पर अगर मैं a डॉट सी लिखूं, पहले मैं c वेक्टर लिख लेता हूं। c वेक्टर क्या आ रहा है, k टाइम्स, अब a और b का टोटल कितना आ रहा है, लेमडा प्लस 2, लेमडा प्लस 2, और i और माइनस के 2j और प्लस के 4k, ये आ गया। तो सी वेक्टर मैंने अज्यूम कर लिया है, यहां पर दो अननोन अटके हुए हैं, एक तो के और एक लेमडा, है ना। अब वो दो अननोन किन से निकलेंगे, जो दो रिलेशन रखे हैं इनसे निकलेंगे। तो अब आप लिख सकते हैं ए डॉट सी, ए डॉट सी कर लो, के यहां आ जाएगा लेमडा, लेमडा प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4, ये आ गया एक तो। और ये वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस के 9। और उसके बाद आप लिख लो बी डॉट सी। तो बी डॉट सी जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये रहा बी, के बाहर, है ना, और 2 माइनस 1 3, तो 2 लेमडा प्लस 2 माइनस 1, तो माइनस 1 का मतलब इससे करोगे तो कितना आएगा, यहां पर 2 आ जाएगा, और 3 3 4 जा 12 आ जाएगा यहाँ पे। और इधर आ रहा है कितना, माइनस के 20 दे रखा है आपको। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे, डिवाइड कर लो इनको, डिवाइड अबव, तो जब आप इनको डिवाइड करोगे ना, तो डिवाइड करने के बाद आपको लेमडा मिल जाएगा। और लेमडा को आपको कैसा लेना है, लेमडा बता रखा है आपको, पॉजिटिव लेना है। लेमडा मिल गया, अगर लेमडा मिल गया तो के भी मिल जाएगा। तो लेमडा और के वैल्यू निकाल लेनी है और उसके जरिए इसका आंसर हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूं, मैंने आपको बता दिया है। ये जो दो इक्वेशन आई इनको आपस में अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे लेमडा मिल जाएगा, और लेमडा मिल गया तो के भी मिल जाएगा। लेमडा के की वैल्यूज अगर हम डाल देंगे तो सी वेक्टर हमें पता चल जाएगा, और देखा जाए सी वेक्टर और लेमडा के थ्रू ही हम आंसर निकाल पाएंगे। तो कैलकुलेशन में नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं इसकी। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग से, मैथमेटिकल रीजनिंग से, और आपको बोल रखा है कि S1 एक स्टेटमेंट इस तरीके से दे रखा है जो कि बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि कॉन्ट्राडिक्शन है, और S2 में ऐसा बता रखा है एक और स्टेटमेंट, और वो बोला जा रहा है कि टोटोलॉजी है। तो दो स्टेटमेंट है और इसको कॉन्ट्राडिक्शन बोला जा रहा है, इसको टोटोलॉजी बोला जा रहा है। और ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, S1 S2 दोनों ट्रू हैं, एक ट्रू एक फॉल्स है, इस तरीके से हमको चेक करना है। तो चलिए इसको वेन डायग्राम के थ्रू करते हैं, फटाफट से हो जाएगा। तो आप देखो, अगर मैं ऐसे 2 के लिए, दो स्टेटमेंट के लिए वेन डायग्राम बनाऊं, तो मैंने ये बना लिया P का सर्कल और ये बना लिया Q का सर्कल, P और Q के लिए बना लिए। अब इसमें जो बाउंडेड रीजन्स हैं उनको मैं कुछ कुछ साइन, कुछ कुछ लेटर असाइन कर देता हूं। इस कॉमन रीजन को A बोल देता हूं, इसको B बोल देता हूं, इसको यहाँ C बोल देता हूं, जो दोनों के बाहर है उसको D बोल देता हूं। अब जैसे मैं पहले वाले स्टेटमेंट में गया, S1 में गया, तो S1 में क्या है कि P implies that Q और एंड P एंड नेगेटिव Q, ऐसा बोल रहा है ना। तो P implies that Q को आप और भी डिकोड कर सकते हैं, नेगेटिव P और Q ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड P एंड नेगेटिव Q। तो अगर मैं इसको लिखूं तो क्या आएगा बेटा, नेगेटिव P और Q, नेगेटिव P और Q अगर मैं मिलाऊं तो ये आएगा कुल मिला के ACD, है ना। एंड नेगेटिव P मतलब P के बाहर मतलब AC, P के बाहर मतलब CD, और उसमें हम Q और मिला रहे हैं तो इसका मतलब A, तो ये ACD मिल गया। और P एंड नेगेटिव Q, तो P एंड नेगेटिव Q मतलब P तो हो जाए बट Q ना हो, तो Q ना हो मतलब यहां पर आ जाएगा B। तो अब आप देख सकते हैं इनका जब मैं कॉमन लूंगा ना, तो कॉमन इनका कुछ भी नहीं मिलने वाला, 5 आ गया। मतलब 5 आ गया, मतलब क्या कह सकते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन है ये, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन है। मतलब एक्चुअली जो उन्होंने स्टेटमेंट 1 दिया था दैट कम्स आउट टू बी ट्रू, वो सच साबित हो गया है ना, वो सही है। स्टेटमेंट 2 में जाते हैं, S2 में। तो S2 में जब मैं गया तो S2 में मैं पूरा लिखूंगा नहीं, काफी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है। P एंड नेगेटिव Q, सॉरी P एंड Q, तो P एंड Q लिखूं तो आएगा A। अब नेगेटिव P एंड Q, नेगेटिव P एंड Q, P के नेगेशन में और Q में जो कॉमन है, P के नेगेशन में और Q में जो कॉमन है वो लिख देते हैं, तो वो है C, है ना। बीच में कैसा लग रखा है, साइन लगा रखा है और का। फिर उसके बाद P एंड नेगेटिव Q, P एंड नेगेटिव Q का मतलब यहां आ जाएगा B, है ना। और फिर उसके बाद दोनों के नेगेशन का इंटरसेक्शन, तो दोनों के नेगेशन का इंटरसेक्शन ले लें तो वो आ जाएगा D। तो देखा जाए तो ये वापस से ABCD पूरा ही बन गया है, तो है ना। तो जब सारे ही एलिमेंट कवर हो गए हैं तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टोटोलॉजी बोल सकते हैं, टोटोलॉजी। तो टोटोलॉजी हो गया ये। तो इसका मतलब ये टोटोलॉजी बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, आंसर अपना आ गया फर्स्ट।
अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 9th पे, है ना। 9th क्वेश्चन बहुत ही आसान सवाल है ना। हम लेक्चर नोट्स में और अपनी शीट डीपीपीज में काफी ऐसे सवाल आते हैं, इससे भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जेई मेंस के लेवल से भी ज्यादा आसान है ये। तो ये आप देखो, इसमें आपको ये जो दे रखा है बॉक्स, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तरह देखना है, और ये स्क्वायर रूट में आपको एक बार और x माइनस बॉक्स x दे रखा है। अब आपको पूछ रहा है इस इंटरवल में कितने डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट आएंगे, तो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। तो आप देखोगे क्या कि ये जो मिल रहा है ना, बॉक्स बॉक्स आ रहा है, तो जो डाउटफुल पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स नहीं है, केवल हम कहां चेक करेंगे, इंटीजर्स पे, है ना। यही एक की पॉइंट है इसमें, है ना। तो -2 to 1, इसके अंदर हम चेक ऑन कहां पे चेक करेंगे, x इक्वल टू -1 0 ओनली। केवल यहां पे क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पॉसिबली डिसकंटिन्यूअस कहां हो सकता है, जहां पर उसके अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर बनती है, मतलब x इंटीजर बनता है। तो मात्र 2 पॉइंट्स पे चेक करेंगे, और दोनों पॉइंट्स पे हम चेक करने के बाद बता सकते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। तो अभी मैं बात कर लूं, हाँ, f(1) 0 पे चेक कर लेते हैं। चलो पहले 0 पे चेक कर लेते हैं। तो f0 पे कितना आ रहा है, ये तो 0 हो गया, प्लस यहां पे अगर मैं एग्जैक्ट 0 रख दूंगा तो एग्जैक्ट 0 पे फिर 0 ही आएगा ये, है ना। अब हम बात करते हैं f0 प्लस की बात कर लेते हैं। तो f0 प्लस की बात कर लूं, या f0 प्लस की बात कर लेते हैं। तो f0 प्लस की बात कर लो आप, तो ये आ जाएगा यहाँ पर h आ जाएगा बॉक्स के अंदर, प्लस अंडर रूट h माइनस बॉक्स h, ऐसा आ गया ये, ठीक है बेटा। तो ये आगे, और h अप्रोचिंग टू 0 प्लस है ना। तो जैसे ही हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, ये तो 0 हो गया और ये अंडर रूट h आ गया। तो ये RHL तो चलो ठीक है, बराबर आ गई। और LHL पे अगर मैं गया तो LHL पे क्या होगा, LHL पे आएगा ये -h, है ना। और इधर प्लस अंडर रूट में -h माइनस यहां -h, इस तरीके से आ रहा है ये, ठीक है बेटा। तो यहां तो आ जाएगा 1, और ये जो पीछे मिल रहा है, ये पीछे मिलेगा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस h आ जाएगा। और ये डेफिनेटली 0 के बराबर तो नहीं आएगा, है ना। ये लिमिट तो आपकी 1 के, ये लिमिट तो आपके पास है ना 2 आने वाली है, 0 नहीं आएगी। तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू 0। और अगर हम इसी तरीके से चेक करें तो -1 पे भी चेक कर सकते हैं। तो f-1 कितना आ रहा है वो चेक कर लो। f-1 आ रहा है कितना, 1। अभी मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं डायरेक्ट, तो ये -1 पे कितना आने वाला है, ये पीछे वाला तो 0 ही हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ही है ये, पूरा 0 ही हो जाएगा, है ना। -1 रख दे तो 0 होने वाला है। और ये आ जाएगा अपने पास कितना, 1। और इसके बाद मैं बात कर लूं -1 प्लस की, मतलब -1 की राइट हैंड लिमिट की। तो क्या मिलने वाला है, -1 प्लस h और प्लस अंडर रूट -1 प्लस h माइनस -1 प्लस h, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब कि -1 प्लस h, मतलब कि इसका आंसर मिलने वाला है आपको -1, ठीक है। -1 और उसका मॉड ले लेंगे तो +1 आ गया। और इधर से क्या मिलने वाला है, इधर से मिलेगा ये आपको -1 प्लस h, मतलब कि इसका आंसर तो -1 ही मिलने वाला है आपको। और ये आपका जो अंडर रूट के अंदर आ रहा है, इसका आंसर मिलेगा -1 और +1 हो गया, तो ये h हो गया आपके पास, है ना। इसका आंसर, बॉक्स का आंसर मिलेगा -1, और बाहर एक और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस कट जाएंगे और ये h आ जाएगा। तो कुल मिला के ये आपको 1 मिल गया, ठीक है। तो ये भी मिल गया। और अगर मैं अब चेक करूं -1 की लेफ्ट लिमिट, तो -1 की लेफ्ट लिमिट क्या मिलने वाली है वो देख लो आप। इधर चेक कर देता हूं, f(-1) माइनस, तो f(-1) माइनस पे जब आप जाओगे तो -1 माइनस h, ठीक है। ये तो आपके पास पहली टर्म हो गई, प्लस अंडर रूट के अंदर -1 माइनस h माइनस -1 माइनस h का बॉक्स। तो ये वैल्यू तो, आगे वाली वैल्यू तो आ जाएगी आपके पास 2, और डेफिनेटली पीछे वाली जो वैल्यू आप निकालोगे वो क्या मिलने वाली है, वो मिलने वाली है ये इस तरीके से -1 प्लस h, और ये पीछे प्लस -1 माइनस h और प्लस का
2 आ जाएगा पीछे। तो डेफिनेटली ये आंसर आपका 1 के बराबर नहीं आ रहा है ना। 2 में कुछ ना कुछ क्वांटिटी जुड़ी रही है, तो ये 1 नहीं आ रहा। तो मतलब दोनों पॉइंट पे 0 और -1 दोनों पे ही डिसकंटिन्यूअस है। तो आंसर अपना 2 पॉइंट है, जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व की जाएगी वो बताता हूं आपको। इसको आप लिख सकते हैं dy/dx बराबर yx माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से लिखा जा सकता है। वाई स्क्वायर का डिवाइड कर देता हूं, 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy/dx, और इधर आ गया कितना, इसको हम लिख लेते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स बाई वाई माइनस 1, ये आ गया। ठीक है, सेम साइड ले आते हैं। तो सेम साइड अगर ले आए तो क्या मिलने वाला है, 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy/dx माइनस 1 अपॉन वाई और x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। और उधर आ रहा है माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है बेटा, आप इसमें मान लो कि -1/t है, तो इसका मतलब कितना हो गया, 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy/dx बराबर dt/dx। तो अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। तो dt/dx और प्लस tx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर कितना हो गया, माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम इसका IF निकाल सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा बेटा, वो देखो। तो IF आएगा आपका ये e की पावर में x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो e की पावर हाफ ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इसका आंसर आएगा IF का ये आ जाएगा। तो IF का आंसर मिल गया। IF का आंसर अगर आपको मिल रहा है तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन क्या आने वाला है, सॉल्यूशन आएगा आपके पास ये t टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, t टाइम्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू कितना मिलेगा, माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। तो t की वैल्यू तो आप जानते ही हो, -1/y है, और इसमें हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिल हो जाएगा ये, है ना। तो अब आपको ये मिल रहा है माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टी की जगह हमने क्या डाल दिया, टी की जगह वापस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, बराबर में इधर आ जाएगा माइनस dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास ऐसा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ln x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस कांस्टेंट। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी सॉल्व करके दे दी है। अब इसमें एक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है ताकि हम लोग c की वैल्यू निकाल पाए, और अगर हमने ये वैल्यू डाली तो c की वैल्यू आ जाएगी, और फिर हम लोग 2√2 पे वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, जिससे हम आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। तो कैलकुलेशन मैं पूरी नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके बता दी कि कैसे सॉल्व होगी। हम c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये कांस्टेंट दे रखा है, 0 पे वैल्यू 1 दे रखी है, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y 1 दे रखा है, और 2√2 पे हमको वैल्यू निकाल के बतानी है, आराम से आंसर आ जाएंगे। तो ये था हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन अगेन एक वेक्टर का क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। तो वेक्टर के क्वेश्चन में हम देखते हैं लेट x y z, ये दे रखा है आपको, और इसमें बता रखा है कि अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हों तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताइए, है ना। तो सिमिलर क्वेश्चन अपनी शीट्स में है, तो मैं बताता हूं आपको क्या होगा। यहां पर हमको करना पड़ेगा x y z का बॉक्स 0, एक्स वाई जेड का बॉक्स 0 कर देंगे, मतलब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। तो अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा मतलब किस डिटरमिनेंट की वैल्यू, a11 1b1 और 11c, इन तीनों की वैल्यू इस तरीके से लिखने पे, और इसका डिटरमिनेंट 0 आना चाहिए। तो ऑपरेट कर लेते हैं, क्योंकि जो बनाना है हमें वो इस तरीके से लाना है, तो हम ऑपरेट कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 गोज टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। अगर ऐसा लिख दें तो a 1 माइनस a 1 माइनस a और 1 1
b माइनस वन 0 और 0 c माइनस वन, ऐसा आ गया। ठीक है, और इसका आंसर कुल मिला के 0 है ना, क्योंकि ये कोप्लेनर है इस वजह से इसका आंसर 0 है। तो अब आप इसको एक्सपेंड कर दो, तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलने वाला है वो देख लो। ये मिलने वाला है a 1 माइनस सी 1 माइनस बी माइनस 1 माइनस ए, तो ये 1 माइनस ए माइनस 1 माइनस ए और माइनस, और फिर उसके बाद आ जाएगा आपके पास c माइनस वन। c माइनस वन है तो हम इसको 1 माइनस सी कर देते हैं, ऐसे 1 माइनस सी कर देते हैं, प्लस फिर से 1 माइनस ए, और फिर उसके बाद ये आ रहा है माइनस बी माइनस वन, तो b माइनस वन को 1 माइनस बी कर देते हैं, ऐसे आ गया कुल मिला के 0। तो आप देख सकते हो मैंने एक्सपेंड कर दिया है। अब डिवाइड कर देते हैं किससे, डिवाइड बाय 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी। तो जब डिवाइड कर दूं तो क्या मिलने वाला है, a अपॉन 1 माइनस ए 1 अपॉन 1 माइनस बी 1 अपॉन 1 माइनस सी इक्वल टू 0। दोनों तरफ अगर मैं 1 ऐड कर दूं, इसमें 1 ऐड कर देता हूं और उधर भी 1 ऐड कर देता हूं, तो जो एक्सप्रेशन लाना है मुझे वैसा ही एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो अगर मैं इधर 1 ऐड कर दूं दोनों तरफ, तो मुझे मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस a अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी बराबर 1। तो इधर आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो मिल गया 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी इक्वल टू 1। और यही हमारा आंसर है ना, इसका आंसर 1 है जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा है। तो होपफुली यू ऑल अंडरस्टैंड दीज प्रॉपर्ली। थैंक्स वेरी मच।